नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कक्षा 8 गणित सब्जेक्ट की एडगेट पुस्तिका का हम अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस पुस्तक का पहला अध्याय परिमेय संख्या का कंप्लीट किया है। आज हम इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया है, अध्याय 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज हम इसी पुस्तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, जिसे आपको पहला प्रश्न दिया है, इसमें पहले प्रश्न का आपका उत्तर जो रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि बाकी तीन जो ऑप्शन दिख रहे हैं बी, सी और डी, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। आपको दिया है 3x + 2 = 13 और उसमें x का मान ज्ञात करने का बोला है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 3x = 13 - 2। तो आपके पास क्या बचेगा, 3x = 11। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/3। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आएगा आपका डी, x = 11/3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 का जो प्रश्न है आपका वो इस प्रकार से है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो देखिए, एक चर जैसे नाम से स्पष्ट है, एक चर रहेगा तो उसका हल भी केवल एक ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक हल। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि जो कुल योग दिया है, मतलब पहली जो संख्या, दो संख्याओं का जो योग दिया है उसमें से एक संख्या हम माइनस कर देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो 16/7 - 11/7, इसमें 7 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या इसके आंसर में हो जाएगा 16 - 11/7। तो 16 में से 11 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5/7। इस प्रकार ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 5/7, अर्थात सी उत्तर रहेगा इसका। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिए, हमने इस प्रकार के प्रश्न से आपका एक रैखिक समीकरण बनेगा, 3x + 15 = 93। तो हम 3x 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 3x = 93 - 15 हो जाएगा। अब 93 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 78, मतलब 78 बचेंगे। और इधर 3x बराबर हो जाएगा 78। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग दे देंगे 78 में, तो हमारा उत्तर आएगा 26। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 26, अर्थात ए वाला इसका उत्तर आएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, हल कीजिए। और आपको एक रैखिक समीकरण दिया है, 5x - 3 = x + 2। तो हम x का पक्षांतर कर देंगे और संख्या का पक्षांतर कर देंगे। तो 5x - x हो जाएगा बराबर 2 + 3 हो जाएगा। तो 5x में से x घटेगा तो हो जाएगा 4x और 2 + 3 हो जाएगा 5। तो 4x = 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि x का जो मान है वो 5/4 है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले एक संख्या मानते हैं। तो हमने माना कि वो संख्या x है और प्रश्न क्या बोल रहा है कि x उस संख्या में 8 का भाग देना है तो हमें -3 प्राप्त होता है। तो x/8 बराबर -3 हो जाएगा। तो 8 का हम क्रॉस तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर -3 × 8। तो x का मान आ जाएगा -24, 8 × 3 = 24। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x बराबर -24। तो हमने जाना कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। इसी प्रकार हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 को करने से पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, इस प्रकार की संख्या, इस प्रश्न को भी हल करने से पहले हम संख्या मानते हैं। तो हमने मान ली वो संख्या x है।
अब प्रश्न क्या बोल रहा है, उसका 2 गुना करना है तो 2x हो गया, और फिर क्या बोल रहा है कि उसमें 20 जोड़ना है तो 2x प्लस 20 हो गया, और उसमें 25 का भाग देना है तो 2x प्लस 20 बटे 25, तो हमें क्या प्राप्त होगा 4। अब हम क्या करेंगे, 25 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 20 बराबर 4 गुणित 25, तो 2x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 100। अब संख्या संख्या को हम पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 100 माइनस 20, तो 2x बराबर हो जाएगा 80। तो x का मान निकालना है तो 80 बटे 2 अर्थात x का मान आ जाएगा 40। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला x बराबर 40। तो इस प्रकार के इस टाइप के प्रश्न जो है वो एक चरीय रेखीय समीकरण बनते हैं और जिनको हमें हल करना पड़ता है। जैसे हमारे अध्याय का नाम ही है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। इसी प्रकार हम अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 को हल करने से पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसने बोला है क्रमागत, तो 2 गुणज मान लेते हैं 10 के। तो हमने माना कि 10 के 2 क्रमागत गुणज क्या हो जाएंगे, 10x और दूसरा हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में x प्लस 1। अब इसका कुल योग कितना है, 210 है, तो 10x प्लस 10 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 210। और 10x हम ऐसे कैसे रखेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 बराबर 210। अब x वाली संख्या जोड़ लेंगे तो 10x और 10x 20x, और 10 का पक्षांतर कर देंगे तो 210 माइनस 10 हो जाएगा, तो 20x बराबर मिलेगा हमें 200। तो x का मान निकालना है हमें, तो 200 बटे 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा हमें 10। अब उसने क्या बोला है कि सबसे छोटा गुणज क्या है इसमें, 10x है, तो 10 का पहला गुणज निकालेंगे तो 10x, x का मान है 10, तो 10 गुणित 10 मतलब 100, और यदि हम दूसरा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 10 और x की जगह रखेंगे 10 प्लस x मतलब 10 गुणित 11, तो मतलब 110। तो पहला गुणज मिला हमें 100 और दूसरा गुणज मिला 110। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो सबसे छोटा गुणज है वो 100 है, और दूसरा जो गुणज है वो 110 है। तो ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण बनाकर इसको हमने हल किया। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 10 रहेगा, जो क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो आकृति बनी है, यह आकृति काय की बनी है, आयत की। हम ये जानेंगे बच्चों कि आयत क्या चीज़ है। तो देखिए आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, अर्थात जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो हमें देखिए आकृति में 2 मान दिए हैं, एक लंबाई का दिया है 2x प्लस 66 और एक चौड़ाई दी है 5x प्लस 6। अब ये बोल रहा है कि इसका परिमाप मतलब दिया है हमें, तो इसमें हम कैसे x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमें क्या दिया है, 186 जो प्रश्न में दिया है। अब हम लंबाई भी दी है हमें, चौड़ाई भी दी, इनका मान रख देंगे। अब मान जब रखेंगे तो लंबाई की जगह रखेंगे 2x प्लस 66 और चौड़ाई की जगह रखेंगे 5x प्लस 6। अब x वाली संख्या जोड़ लेंगे तो 7x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 72, और हमने क्या करा 2 का बटे में ले गए, तो 186 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 93। अब 72 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 21। अब 7x बराबर 21 हो गया, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21 बटे 3, सॉरी 21 बटे 7, तो x का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस प्रश्न में x का मान निकाला, जिसमें हमने ये भी जाना कि आयत क्या होता है और आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। आयत एक द्विमीय आकृति होती है। तो देखिए जैसे इस प्रकार अपने इस प्रश्न का उत्तर को हल करते हुए x का मान निकाला 3। अब इसी प्रकार हम हमारे प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 11 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 से जाने से पहले ये प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए, और आयत क्या चीज़ होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं तो फिर अपने टीचर से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि आयत क्या होता है, आयत के फार्मूले क्या है। चलिए तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे।
प्रश्न नंबर 11 है, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 26 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। तो बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया? तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे दिया है हमें कि पलंग की कुल लागत कितनी है 2600 और सामग्री की लागत कितनी है 1100। कुल मजदूरी हम निकालेंगे तो 2600 में से 1100 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 1500। अब मजदूर 200 रुपये प्रति घंटा करता है, तो 1500 में जब 2 का भाग देंगे तो वो 7.5 घंटे अर्थात 7.5 घंटे कार्य करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो 7.5 घंटे रहेगा। अतः हम कह सकते हैं अतः बढ़ई ने कुल 7 घंटे 30 मिनट कार्य किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। इसी प्रकार बच्चों अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आपको एक समीकरण दिया है और इस समीकरण को हमें हल करना है। तो देखिए आपको प्रश्न क्या दिया है, z/2 - 1/5 बराबर z/3 प्लस 1/4। तो हम क्या करेंगे, z वाली संख्या का पक्षांतर कर देंगे और संख्या का पक्षांतर कर देंगे। तो z/2 - z/3 बराबर 1/4 प्लस 1/5। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3x - 2x और बटे 6 और बराबर में क्या हो जाएगा 5 + 4/20। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए 3z में से -2z घटेंगे तो z बचेगा। तो z/6 बराबर 9/20। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास z बराबर 54/20। जब हम इसको 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 27/10। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर जो ये समीकरण दिया है एक चरी रेखीय समीकरण, इसका जो उत्तर हमें मिला है वो z बराबर 27/10 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें तिर्यक गुणा अच्छे से आना चाहिए और एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो देखिए कभी हम ये आपको यदि एलसीएम नहीं आता है तो आप कमेंट करें, हम आपको एलसीएम का एक अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे कि एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं और तिर्यक गुणा हम कैसे करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लिया एलसीएम लेकर और तिर्यक गुणा करके। अब इस प्रकार हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए आपको ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब इसको आप बार बार प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको इसके लिए तिर्यक गुणा आना चाहिए और दूसरा एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो आप ये प्रश्न को एक बार और देख सकते हैं अच्छे से कि हमने किस प्रकार से करा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा सीखना पड़ेगा और दूसरा एलसीएम लेना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए